थे मिस्टर एक्स, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, और ये भाई साहब थे मिस्टर वाई। ठीक है, मिस्टर एक्स ने ना अपनी प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन पता किस तरीके से लगाया, इस तरीके से लगाया कि वो हर साल अपनी प्लांट एंड मशीनरी को राइट ऑफ करते थे। यानी कि 1,10,00,000 रुपए की मशीन, 1,00,000 रुपए की मान लो उनके पास मशीनरी थी, तो वो हर साल डेप्रिसिएशन के नाम पे 10,000 रुपए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से राइट ऑफ कर देते थे। ठीक है जी, इसकी कॉस्ट थी 1,00,000 रुपए और इसकी लाइफ थी 10 ईयर्स। ठीक है, ये इनका पास में एक मेथड था और ये मेथड हमें आता है, ये हमने सबने सीख लिया कि हाँ सर 1,00,000 को 10 से डिवाइड करते हैं, हर साल 10,000 रुपए वो राइट ऑफ किया करेंगे। अगर डब्ल्यूडीवी से करेंगे तो डब्ल्यूडीवी से कर लेंगे, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, अब मिस्टर वाई जो है ना वो ऐसा नहीं करते थे, वो ऐसा नहीं करते थे। उन्होंने क्या किया, एक बारी इसको खरीद लिया 1,00,000 रुपए का और भूल गए, अब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री नहीं करते, तो आप इनको समझदार कहोगे क्या? नहीं, हम तो इनको बेवकूफ कहेंगे कि सर आपके पास में एक डेप्रिशिएबल आइटम है और आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा ही नहीं रहे हो, हर साल आपने ऐसे ही छोड़ दिया। वो क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर में उसको पता होता है कि भाई मेरे पास में 1,00,000 रुपए की प्लांट एंड मशीनरी है, उसके बाद में वो इसको रिवैल्यूएट करते हैं फोर्थ ईयर में जाकर के। उनको याद आता है कि अरे मेरे पास एक प्लांट एंड मशीनरी भी थी, दुनिया तो अपनी प्लांट एंड मशीनरी को रिवैल्यूएट कर रहे हैं, तो उसके बाद उनको पता लगता है चौथे साल में जाकर के कि उसकी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 60,000 हो गई, या फिर उनको पता लगता है कि उनकी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 1,50,000 रुपए हो गई। इस फ्लक्चुएशन को हम क्या कहते हैं, नीचे जाने और ऊपर जाने की फ्लक्चुएशन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं रीवैल्यूएशन। तो एक सिस्टम क्या था हमारा, जल्दी से समझ लो क्या बताना चाहता हूं। एक सिस्टम था, हम हर साल डेप्रिसिएशन लगाते थे, तो हर साल हम उसकी वैल्यू को रीवैल्यूएट कर लेते थे, है ना, रीवैल्यूएट कर लेते थे। लेकिन ये मिस्टर वाई क्या करते हैं, ये तो भूल जाते हैं लेकर के, ये कोई डेप्रिसिएशन लगाते ही नहीं है। तो फिर इनको कुछ सालों बाद पता लगता है कि उनकी एसेट की वैल्यू या तो इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई रीवैल्यूएशन के अंदर। ठीक है, ऊपर वाले सिस्टम में अपने आप वैल्यू रीवैल्यूएट हो रही थी एसेट की, लेकिन नीचे वाले सिस्टम के अंदर हमें रीवैल्यूएशन करना पड़ता था। तो क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि सर रीवैल्यूएशन के अंदर वैल्यू एसेट की घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है? ठीक है ना, और ये चीज हमारे पास में पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर हम पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो अब देखना जरा इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में क्या क्या होता है। हमारे पास में 4 चीजें हैं, हमारे पास में 4 चीजें हैं, जैसा कि पीडीएफ मैंने आप लोगों को सेंड भी किया था। तो सर रीवैल्यूएशन के अंदर अगर हो जाता है, हम ऊपर टॉपिक का नाम डालते हैं क्या, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट के अंदर सर हो जाता है इंक्रीज, ठीक है, या फिर हो जाता है क्या, डिक्रीज। ठीक है, अच्छा जी, अब इंक्रीज अगर हो जाता है तो उसके अंदर है ना 2 केसेस होते हैं। ठीक, खुला खुला बनाना है इसको। इंक्रीज अगर हो जाता है मतलब समझना है, इंक्रीज अगर हो जाता है तो क्या है, 2 केस होते हैं। क्या, पहला केस क्या कहता है, फर्स्ट टाइम इंक्रीज है सर, ये फर्स्ट टाइम इंक्रीज, यानी कि आज से पहले हमने कोई रीवैल्यूएशन किया नहीं था और अब हमने रीवैल्यूएशन किया तो ये फर्स्ट टाइम इंक्रीज पाया हमने अपनी वैल्यू के अंदर। सिचुएशन समझना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट टाइम इंक्रीज है, या फिर एसेट जो है नॉट वैल्यूएटेड,
not valued at downward at को हटा दो, डाउनवर्ड बिफोर। ठीक है जी, फर्स्ट टाइम इंक्रीज है, या फिर आज से पहले हमने इसको कभी नीचे जाते हुए देखा ही नहीं, एक ही बात है ना। ठीक है, या फिर दूसरा क्या है, अदरवाइज। सर हाँ जी, सर देव डिस्कनेक्ट हो गया, उसको ऐड कर लीजिए। अच्छा तो देव तो यहाँ मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, नोटिफिकेशन नहीं आई मेरे पास में। ठीक है जी, फर्स्ट टाइम इंक्रीज या फिर अब है क्या, अदरवाइज, और एसेट हैज बीन valued downward before। सिचुएशन समझ में आई आप लोगों को? सिचुएशन क्या कहती है, कहते हैं हमारे पास है ना सर, इंक्रीज हुआ है। अच्छा, और ये क्या है, ये पहला केस है, इसके अंदर फर्स्ट टाइम इंक्रीज हुआ है, या फिर आज से पहले कभी कोई डिक्रीज हमने इसके अंदर देखा ही नहीं था, एक ही बात है। और दूसरा सिस्टम क्या, दूसरे तरीका क्या कह रहा है इंक्रीज का, अदरवाइज, और एसेट हैज बीन रीवैल्यूएटेड डाउनवर्ड बिफोर, यानी कि आज से पहले हमने इसे नीचे जाते हुए देखा था, लेकिन आज क्या चला गया, ये ऊपर चला गया, इंक्रीज हो गया इसके अंदर। ठीक है जी, देव साहब हमने आपको ग्रुप में इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, आपको हमारी आवाज भी आ रही होगी। अच्छा, तो ये दो सिचुएशन है अगर इंक्रीज हो जाता है तो। ठीक है, क्या कि सर पहला तो ये कि ये पहली बार इंक्रीज हुआ और आज से पहले नीचे जाते हुए नहीं देखा हमने इसको, एसेट की वैल्यू को, और दूसरा आज से पहले डिक्रीज तो हुआ था लेकिन आज क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है सिचुएशन। अच्छा जी, ऐसे ही अब डिक्रीज की भी दो सिचुएशन बना लो बच्चों। डिक्रीज की भी दो सिचुएशन बना लेते हैं। नंबर 1, एसेट हैज नॉट बीन वैल्यूड अपवर्ड बिफोर, यानी कि आज से पहले, आज क्या हो गया, पहले तो डिक्रीज हो गया, और पहला क्या कहता है हमारा सिस्टम कि एसेट आज तो डिक्रीज हो गया है और आज से पहले हमने इसको कभी ऊपर जाते हुए देखा भी नहीं। ठीक है सर, अगर अदरवाइज है, अदरवाइज केस अगर है तो इसका मतलब क्या है जी, एसेट जो है हैज बीन वैल्यूड अपवर्ड बिफोर। हाँ जी, आज जरूर डिक्रीज हो गया है लेकिन हमने इसको किसी जमाने में ऊपर जाते हुए भी देखा था आज से पहले। बताओ, पहले इन चारों के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, चारों पॉइंट्स के अंदर जल्दी से बता दो मेरे को, जल्दी से बोल पड़ो, तो फिर हम आगे चलेंगे। इसको हम एक एस्ट्रिक साइन बना करके, ये हमारे पास में रेड कलर का एक एस्ट्रिक बनाएंगे हम, और इसके अंदर क्या होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, चलो जी, सर एक बार और बता दो। एक बार और बता देता हूं। मैंने ये बोला कि मैंने रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट किया है। ठीक है, और रीवैल्यूएशन के अंदर बेटा मेरा एसेट बढ़ गया है या घट गया है, यही होता है रीवैल्यूएशन के अंदर। अच्छा, अगर बढ़ गया है तो बढ़ने के अंदर फर्दर दो केसेस हैं।
क्या केस है कि सर ये तो पहली बारी बढ़ा है, ये तो पहली बारी बढ़ा है, फर्स्ट टाइम इंक्रीज है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एसेट जो है आज से पहले डिक्रीज ही नहीं हुआ। भाई आज तो बढ़ गया है और इसका बढ़ना आज पहली बारी रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है जी, इसका बढ़ना आज पहली बारी रिकॉर्ड किया गया है और आज से पहले हमने इसको कभी गिरते हुए देखा ही नहीं, गिरते हुए नहीं देखा, और आज क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। दो काम। दूसरा काम, इसके अलावा सिचुएशन कि आज सिचुएशन क्या है, आज सिचुएशन है सर रीवैल्यूएशन के अंदर एसेट बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, लेकिन किसी जमाने में हमने इसे डिक्रीज होता हुआ भी देखा था। तो क्या लिखा हुआ है, अदरवाइज, या फिर एसेट हैज बीन वैल्यूड डाउनवर्ड बिफोर, यानी कि आज से पहले हमने इसको डाउनवर्ड सिचुएशन में भी रिकॉर्ड करा था, एक साल खरीदा था। अभी इसके एग्जांपल दूंगा, सारा चीजें समझ में आएगा। ठीक है, जनरल एंट्री ऐसे ही नहीं लिखवा दूंगा। अच्छा जी, अगर डिक्रीज हुआ है, अगर डिक्रीज हुआ है तो क्या सिचुएशन है, नंबर 1 सिचुएशन है एसेट जो है वो आज से पहले कभी ऊपर गया ही नहीं था और आज क्या हुआ है, आज भी डिक्रीज हुआ है। ठीक है जी, कभी हमने इसको ऊपर जाते हुए रिकॉर्ड ही नहीं किया था और आज भी हम इसको जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो क्या है, डिक्रीज ही है। या फिर आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट टाइम डिक्रीज है और आज से पहले हमने कभी इसको वैल्यूएट ही नहीं किया, यानी कि हमने इसको डिक्रीज पे रिकॉर्ड किया। और दूसरी बात ये कि आज से पहले कभी ऊपर जाते हुए दिखाई भी नहीं दिया हमारे को। ठीक है जी, फिर डिक्रीज में दूसरा केस है सर अदरवाइज, या फिर हम उसको उस तरीके से कह सकते हैं एसेट हैज नॉट बीन वैल्यूड अपवर्ड बिफोर, यानी कि आज से पहले जो था वो हम इसको सॉरी, एसेट हैज बीन वैल्यूड अपवर्ड बिफोर, यानी कि आज तो डिक्रीज हो गया लेकिन एक समय था जब हमने इसको ऊपर जाते हुए भी देखा था। ये 4 सिचुएशन है जी, ये 4 सिचुएशन है और एकमात्र सहारा आपका ये क्लास ही है, क्योंकि मॉड्यूल के अंदर जिस हिसाब से दिया हुआ है सिर्फ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है, जर्नल एंट्रीज भी नहीं लिखी हुई, बस ये लिखा हुआ है फलाना अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, वो अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, उसका कोई वो नहीं दे रखा उन्होंने लॉजिक कि ऐसा है तो क्यों है। तो इसलिए बेटा इसको ध्यान से समझ लेना, ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है जी, अच्छा सर ठीक है, चलो अब इसके ना एग्जांपल लेते हैं। अब रेड कलर का मैंने एस्ट्रिक का साइन लगाया था ना, ये सिचुएशन 1 का ये एस्ट्रिक जिस पे लगा है वो रेड एस्ट्रिक नीचे है, मतलब कनेक्टर बना दिया मैंने इसके साथ में। चलो सर एक कर लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या एग्जांपल देख लेते हैं। देखो एग्जांपल क्या बोलता है, एग्जांपल बोलता है कि सर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट हुआ है, मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी 2015 में परचेज की थी, 2015 में मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी को परचेज किया था। ठीक है सर, ओके, और आज कौन सी तारीख को, 2020 में, आज क्या है, साल कौन सा है, 2020। ठीक है, मैंने इसकी वैल्यू को 7.5 लाख रुपए इंक्रीज पाया। अच्छा 7.5 लाख रुपए कैसे इंक्रीज पाया ये भी बता देता हूं। मान लो मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी, मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज की थी। ठीक है बच्चों, कितने रुपए के लिए मैंने इसे परचेज किया था, मैंने इसको परचेज किया था लेट्स से 10 लाख रुपए के, ₹10 लाख। ठीक है, और मैं आज ये पाता हूं साल 2020 में, ये 2015 की कहानी है, अब साल 2020 आ गया और मुझे क्या पता लगा कि अगर मैंने आज ये प्लांट एंड मशीनरी परचेज की नहीं है, इफ लगा देता हूं, अगर मैं आज ये प्लांट एंड मशीनरी परचेज करूं तो ये 15 लाख रुपए की है ना, ये ठीक तरीके से काम कर रही थी प्लांट एंड मशीनरी, और पता लगा महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, और सेम मशीनरी जो मेरे पास है ना वो कितने की मिल रही है, वो 15 लाख रुपए की मिल रही है। तो मैं क्या सोचता हूं,
कि यदि मैंने उसके ऊपर जो है उसे खरीदा होता 15 लाख रुपए में, तो आज मेरी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या होती? अप्रोच समझ रहे हो? कि अगर साल 2015 में मैंने इसे 10 लाख का नहीं खरीदा होता, कितने का खरीदा होता? 15 लाख रुपए का, तो आज उसकी वैल्यू क्या होती? ठीक है, जबकि एग्जैक्टली इसकी वैल्यू है क्या? मान लो जो इसकी लाइफ थी ना, वो थी 10 ईयर्स थी, ठीक है, और आफ्टर 5 ईयर्स इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी रह गई है? सर 10 में से 5 लाख डेप्रीशिएट हो चुके होंगे, हर साल का डेप्रीसिएशन है ना, हर साल का डेप्रीसिएशन है सर, 1 लाख रुपए, और 5 साल बीत चुके हैं, तो 10 में से 5 लाख चले गए, तो इसकी आफ्टर 5 ईयर वैल्यू कितनी है? 5 लाख। 5 लाख है, ठीक है जी। और अगर मैंने इसको परचेज किया होता 15 लाख, इफ परचेज्ड फॉर 15 लाख, तो आज इसकी वैल्यू क्या होती बताओ? सर हर साल का डेप्रीसिएशन होता 1.5 लाख रुपए, और 1.5 लाख रुपए इंटू 5, यानी कि कितने हो जाते हैं जल्दी बताना? 7,50,000 7 नहीं, लाख 75 लाख। अच्छा 15 लाख का, 15 लाख के ऊपर 5 साल का डेप्रीसिएशन 75 लाख, जबरदस्त। आप लोग मेरा नाम रोशन करेंगे। 1.5 लाख इंटू 5 कितना होता है? 7.5 लाख होता है। डांट खाओगे मेरे से, ठीक है, 7.5 लाख होता है। और अगर मैं माइनस कर देता हूं 15 लाख में से 7.5 लाख 5 सालों के बाद, तो मेरे पास में इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 7.5 लाख। 7.5 लाख, 7.5 लाख रुपए आ जाती है। अब मुझे ये बताओ कि मेरे पास में फर्स्ट टाइम इसको रिकॉर्ड किया गया ना, हमने इसको आज से पहले डेप्रीसिएशन लगाया ही नहीं था, आज से पहले हमने इसको डेप्रीसिएशन लगाया ही नहीं था। ये तो सारा हिसाब किताब जो मैं कर रहा हूं ना, कि आफ्टर 5 ईयर इसकी वैल्यू कितनी है, 5 लाख रुपए है, ये हमने 5वें साल में ही देखा है, 5वें साल में इसको एसेस किया है, ठीक है जी। तो अगर हम पढ़े लिखे बंदों के हिसाब से काम करते तो हमारा ये काम होता, लेकिन हमने तो इनकी डेप्रीसिएशन इसके ऊपर लगाया ही नहीं कभी। अगर हमने क्या नाम है जो है इसको, हाँ जी, तो यहाँ परचेज ऑफ ये 1,50,000 है, 15 लाख है ना मेरी बच्ची। तो यहाँ तो 1,50,000 आपने लिखा है 2020 में। ओ प्रभु, 1,50,000 कैसे आया? आप ये देखो ना, 15 लाख को यदि मैं 10 सालों से डिवाइड कर देता हूं उसकी लाइफ से, तो कितना आएगा? 1.5 लाख नहीं आएगा हर साल का डेप्रीसिएशन? बताइए। हाँ, और 5 साल से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 5 सालों का डेप्रीसिएशन 7.5 लाख, तो 15 में से अगर 7.5 लाख रुपए उड़ चुके होते अभी तक होते, तो वैल्यू कितनी होती? 7.5 लाख होती। मतलब ये बंदा किस तरीके से सोचता है? ये बंदा इस तरीके से सोचता है, कहता है कि अगर मैंने ये प्लांट एंड मशीनरी पहले इतने की खरीद ली होती, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। मान लो एक पर्सन के पास में, तुम्हारे भाई के पास में या फिर तुम्हारे खुद के पास में एक बाइक है, रॉयल एनफील्ड है, ठीक है, और रॉयल एनफील्ड की वैल्यू कितनी थी? 1 लाख रुपए थी कई साल पहले, और आज ये कितने की हो गई है सर? 2.5 लाख रुपए की हो गई है। तो जिसने पहले खरीद रखी है, चाहे उसकी वैल्यू कम हो रही हो, वो रिकॉर्ड क्या करता है? कहता बढ़िया है, मैंने तो इसको 1 लाख रुपए में ही खरीद लिया था, और अब जो है इसकी वैल्यू कितनी हो गई है? नई की, हालांकि है वो नई की वैल्यू, ठीक है, लेकिन ये डेप्रीसिएशन को कंसीडर ही नहीं करता इंसान ना। उसको तो ये लगता है जो 1 लाख की खरीदी थी वो भी आज 1 लाख की है, और दुनिया उसको खरीद रही है कितने में? 2.5 लाख रुपए में, तो वो अंदर से खुश हो रहा है।
क्या सोच करके खुश हो रहा है? कहता है अरे वाह, मेरे पास जो एसेट है इसकी प्लांटेड इस बुलेट की, इस रॉयल एनफील्ड की वैल्यू क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। ऐसा सोच रहा है। क्यों? क्योंकि उसको डेप्रिसिएशन नाम से कोई चीज मालूम ही नहीं है। वो क्या कर रहा है? वो असेसमेंट कर रहा है सालों के बाद। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ऐसा क्या हो रहा है जिससे कि हमारी एसेट की रीवैल्यूएशन हो रही है? इसका मतलब ये है कि जो चीज पहले 1 लाख में आती थी अब 2.5 लाख रुपए में आती है। महंगाई बढ़ गई। ठीक है, अच्छा जी, तो यहां पे हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा इंक्रीज कितना हो गया सर? 2.5 लाख रुपए का इंक्रीज हो गया। अच्छा जी, ठीक है सर। तो अब इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि सर ये जो इंक्रीज है ना, ये फर्स्ट टाइम इंक्रीज है। ये इंक्रीज हमारा फर्स्ट टाइम इंक्रीज है। मान लो यहां पे ये कितने का था? ये 10 लाख रुपए का था। यहां पे ये कितने का था? 10 लाख रुपए का था। ठीक है, और यहां तक आते आते इसकी वैल्यू कितनी हो जाती? 5 लाख हो जाती। लेकिन हमने इसको कितना देखा? 7.5 लाख देखा। फर्स्ट टाइम इंक्रीज है। इसके बाद मान लो किसी 1 साल और में, मान लो 2022 में उसने फिर से इसको रिवैल्यूएट किया, और जैसे ये वैल्यू थी उस तरीके से फिर से उसकी 9 लाख रुपए वैल्यू हो गई। यानी कि फिर सेकेंड टाइम इंक्रीज हो गया। फिर क्या हो गया? फिर सेकेंड टाइम इंक्रीज हो गया। इनको मैच मत करना आपस में, अलग ही रहने देना। ठीक है, तो ये कौन सी सिचुएशन है? ये सिचुएशन क्या है सर? ये सिचुएशन वो है, फर्स्ट टाइम इंक्रीज हुआ है और आज से पहले कभी डिक्रीज हुआ ही नहीं था। तो ये फर्स्ट एस्ट्रिक का मैंने इसके ऊपर साइन लगाया है। ठीक है जी, बात समझ में आई? अच्छा, अगर एक ऐसी सिचुएशन आती है, अगर एक ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? मुद्दे की बात। सर एसेट रीवैल्यूएट हुआ है और एसेट की वैल्यू बढ़ी है, मानते हो? अगर एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो हम क्या रिकॉर्ड करते हैं सर? एसेट को डेबिट कर देते हैं। तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन रिजर्व। कितने का? बोलो। 2.5 लाख रुपए से हम एंट्री करते हैं। ठीक है जी, ये पहली सिचुएशन में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है एग्जाम्पल में? बोलो बच्चों। सर ये 250 कहाँ से आया, एक बार वापस बता दो। हाँ जी, केस 2 आप देखिएगा। केस 2 के अंदर क्या कहा गया? केस 2 के अंदर कहा गया सर, हमारे पास में आज इसकी वैल्यू बढ़ी है लेकिन कभी इसकी वैल्यू घटी भी थी। ठीक है, मान लीजिए साल 2015 में मैंने इसको खरीदा था कितने के लिए? 10 लाख रुपए के लिए, और 2018 में इसकी वैल्यू घट गई थी। कितने से? 8 लाख रुपए से, यानी कि 2 लाख रुपए से कम हो गई थी। 8 लाख की वैल्यू मैंने इसकी आंकी थी। तो मैंने क्या कर दिया सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 2 लाख रुपए के लॉस को, जो कि रीवैल्यूएशन पे मेरे को हुआ है, डाल दिया। रीवैल्यूएशन पे हुए लॉसेस को मैंने कहां डाल दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। याद रखना, जब रीवैल्यूएशन में कोई गेन्स हो जाते हैं या कोई इनकम्स हो जाती हैं हमारे पास में, तो उसको हम कहां डाल देते थे सर? रीवैल्यूएशन रिजर्व में डाल देते थे। लेकिन अब लॉसेस हुए हैं, इसको कहां डाल दूंगा सर? P&L में डाल दूंगा। तो मैंने एंट्री क्या बना दी? मैंने जनरल एंट्री बना दी, P&L अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। कितने से? 2 लाख रुपए से, कि 2 लाख रुपए का डाउनफॉल आ गया। ठीक है सर, यानी कि आज से पहले, आज क्या डेट है? 2020 है, आज से पहले इसकी वैल्यू कम हुई थी। साल 2020 करंट ईयर है हमारा, साल 2020 करंट ईयर है हमारा, और इसकी वैल्यू बढ़ करके कितनी हो गई? 12 लाख। यानी कि पिछली वैल्यू जो रिकॉर्ड की गई थी कितनी थी? 8 लाख थी, और उस टाइम पे वैल्यू कम हुई थी। आज वैल्यू रिकॉर्ड की जा रही है 12 लाख पे, यानी कि सीधा जंप मारा इसने 4 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का। तो सर हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी, ये तो हमारी इंक्रीज पे बनती है।
लेकिन आज से पहले हमने कुछ लॉसेस को एडजस्ट करवाया था P&L से। अब P&L उठ करके आ जाता है, कहता है सर मेरे पास में इस प्लांट एंड मशीनरी से जुड़े हुए लॉसेस आपने पिछले सालों में एडजस्ट कराए थे, आज आपको प्रॉफिट हुए हैं, आज आपको रिवैल्यूएशन पे आगे आपने फिर रिवैल्यूएशन किए और रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट आए हैं, और प्रॉफिट आप सारा का सारा कहां डाल रहे हो, रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल रहे हो। क्या आपको मुझे बीच में शामिल नहीं करना चाहिए? यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल रहा है कि जो लॉसेस मैंने बियर किए थे, क्या आप उसको राइट ऑफ नहीं करेंगे इसी इनकम से जो रिवैल्यूएशन पे हुई है? एक बार फिर, है ना, तो इनकम हुई है, हाँ जी, बात बिल्कुल सही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालने से पहले, इंक्रीज के पैसे को रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पुराने लॉसेस को एडजस्ट करना पड़ेगा जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए हुए थे, यानी कि राइट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है जी, हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो हम पहली प्रेफरेंस किसको देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देंगे। तो हम बोलते हैं एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारी जर्नल एंट्री बन जाती है। यानी कि एसेट पे हुए इंक्रीज की 4 लाख रुपए की इनकम में से 2 लाख हमने राइट ऑफ कर दिए, कहां पे, उससे हमने जो लॉसेस हुए थे उसको एडजस्ट कर दिया, ये 2 लाख के लॉसेस यहां आकर के खत्म हो गए, केस नंबर 1। और एक्सेसिव इनकम हुई थी रिवैल्यूएशन पे, तो जो बचा हुआ 2 लाख रुपए है, 4 में से 2 P&L में चले गए तो 2 रिवैल्यूएशन रिजर्व में। केस नंबर 2, मान लो कि इसके अंदर इंक्रीज तो हुआ होता, लेकिन 12 लाख नहीं हुआ होता, 10 लाख रुपए का इंक्रीज हुआ होता। उस टाइम पे हम क्या करते, तो सर सारे के सारे पैसे को हम कहां डाल देते, P&L में डाल देते, यानी कि P&L के अंदर जो लॉसेस हैं उसको एडजस्ट करा देते। पहली प्रेफरेंस किसको मिलेगी, जिसने दुख में हमारा साथ दिया था, यानी कि P&L अकाउंट, लॉसेस हमने वहां डाले थे ना, तो आज जब इनकम हुई है तो उसी को सबसे पहले प्रेफरेंस दी है। तो ये देखो, एसेट अकाउंट डेबिट और रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्या है, नील फिगर शो हो रही है, पूरा का पूरा कहां डाल दिया, P&L अकाउंट में डाल दिया उसको एडजस्ट करने के लिए। ठीक है सर। इसके बाद में केस नंबर 3, मान लो उसके अंदर इंक्रीज तो हुआ होता, लेकिन इंक्रीज होकर के इसकी वैल्यू 9 लाख रुपए हुई होती, यानी कि 8 लाख से बढ़ के सिर्फ 9 लाख। तो अब क्या करेंगे सर, P&L के अंदर 2 लाख रुपए थे, उसको राइट ऑफ करेंगे। ठीक है सर। तो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए का इंक्रीज आया और इसको हमने कहां दे दिया, P&L में दे दिया। अब ये जो नेक्स्ट है ना इसका, ये वाला, ये सब्सीक्वेंट ईयर है, ये केस 4 नहीं है। अब अगले साल मान लो इसकी 1.5 लाख रुपए का और इंक्रीज हो जाता, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाती, इसकी वैल्यू आ जाती सर 10,50,000, 10,50,000 इसकी वैल्यू हो जाए, यानी कि फिर 1.5 लाख रुपए का इंक्रीज आया। तो हम क्या करेंगे, 1.5 लाख के इंक्रीज में से 1 लाख रुपए, क्योंकि अभी बकाया थे ना P&L के, P&L को दे देंगे और 50,000 रुपए किसको दे देंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल देंगे। यानी कि सर हमारे को ये पता लगता है इस केस में, अगर आज हमारे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू, PPE की वैल्यू जो है, PPE की वैल्यू बड़ी हो, लेकिन इससे पहले कभी डिक्रीज हो चुकी हो, तो जितने अमाउंट तक डिक्रीज हुई थी उसको इंक्रीज से हर साल एडजस्ट किया जाएगा पहले, उसके बाद रिवैल्यूएशन रिजर्व में पैसा डाला जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास में जो था वो पॉइंट था। अब देखो, डिक्रीज का केस देखना है हमने, अब तो आप ही बता दोगे मेरे को सर एंट्री, और चीजें भी समझ में आ चुकी हैं। इस केस के अंदर जिसमें कि एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई हो, ठीक है, और आज से पहले कोई इंक्रीज देखा ही ना गया हो, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी सर, सिंपल है ना, डिक्रीज हो गई है, आज वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, और आज से पहले कभी बढ़ी भी नहीं थी। सर डिक्रीज कहां आता है, लॉसेस कहां आते हैं सर, लॉसेस तो P&L अकाउंट के अंदर आते हैं। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, बोलो बोलो,
P&L अकाउंट डेबिट, वही जो अभी सीखी थी थोड़ी देर पहले, यस सर, एसेट। टू एसेट अकाउंट। ये तो सर सिंपल है बिल्कुल, अभी तो देखा था हमने। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, अब एस्ट्रिक के साइन लगाते हैं 3 और नीचे बनाते हैं कनेक्टर। ठीक है, हाँ जी। अब अगला केस क्या है हमारे पास में, ये वाला केस क्या बोलता है, ये वाला केस बोलता है सर आज वैल्यू डाउनफॉल में चली गई है, लेकिन इससे पहले हमने इसकी इंक्रीज वैल्यू भी रिकॉर्ड की थी। तो बच्चों एग्जांपल लेते हैं, साल 2015 में मैंने 10 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, साल 2018 में इसके अंदर इंक्रीज आ गया, 12 लाख इसकी वैल्यू आ गई, यानी कि इंक्रीज आ गया। तो मैंने क्या रिकॉर्ड कर दिया, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, यानी कि मैंने ये इंक्रीज रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है ना, अगर मैं इंक्रीज आता है तो क्या क्रिएट कर देता हूं सर, रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट कर देता हूं। तो मैंने 2 लाख रुपए एज एन प्रॉफिट, एज एन इनकम, कुछ भी बोल लो, मैंने उसको यहां पे रिकॉर्ड कर दिया। और आज करंट ईयर है, कौन सा, साल 2020, साल 2020 हमारा करंट ईयर है। ठीक है सर, अब इस करंट ईयर में वैल्यू डिक्रीज हो गई, केस 1 वैल्यू डिक्रीज होके कितनी हुई सर, हमारी पुरानी वैल्यू थी 12 लाख और अब हो गई 10 लाख, यानी कि डिक्रीज कितने का आ गया, 2 लाख रुपए का। तो मैं नॉर्मली एंट्री क्या बनाने वाला था, डिक्रीज की एंट्री हमने क्या अभी सीखी थी सर, P&L अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, 2 लाख रुपए एसेट में डाल दिए। लेकिन इससे पहले हमारे पास में कुछ रिजर्व्स क्रिएटेड है ना, जो कि इस डाउनफॉल से पहले हुए इंक्रीज की वजह से बने थे, यानी कि आज डिक्रीज हो गया, लेकिन बावजूद उसके एक समय था जबकि इंक्रीज भी हुआ था। तो आज उस रीवैल्यूएशन रिजर्व को बुला लेंगे कि अच्छे समय में हमने तुझे क्रिएट किया था, आजा, आज हमारा गलत समय आ गया है, बुरा समय आ गया है, हमारी हेल्प करो। सबसे पहली प्रेफरेंस हम किसको देंगे, रीवैल्यूएशन रिजर्व को देंगे। तो जितना भी डिक्रीज हुआ है ना, उसको हम रीवैल्यूएशन रिजर्व में डाल देंगे और P&L को अभी तकलीफ नहीं देंगे। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इस वजह से हुआ सर कि आज चाहे डिक्रीज हो गया हो, बावजूद उसके एक समय ऐसा था जब इंक्रीज भी हुई थी इसकी वैल्यू, और इंक्रीज हुई थी तो हमने रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किया था। ठीक है सर, केस 2, मान लीजिए इसकी वैल्यू डिक्रीज तो हुई, लेकिन डिक्रीज कितनी हुई, 8 लाख रुपए से हुई, यानी कि एक्सेसिव डिक्रीज हो गया, एक्सेसिव डिक्रीज। ठीक है सर, तो मैंने एसेट को क्रेडिट कर दिया कितने से, 4 लाख से, 2 लाख रुपए से रीवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट कर दिया एडजस्ट करने के लिए, और अभी भी 2 लाख रुपए का लॉस मेरे पास में बाकी है। तो मैंने किसको तकलीफ दे दी, P&L अकाउंट को। P&L अकाउंट को सेकंड प्रेफरेंस पे लिखना है, ये देखो फर्स्ट और सेकंड 2 लिखा हुआ है ना मैंने। तो पहले किसको, रीवैल्यूएशन रिजर्व को। कब होगा सर, जब क्रिएट होगा। क्रिएट कब होगा, जब आज से पहले वैल्यू बढ़ी होगी। अच्छा सर, केस नंबर 3 ले लेते हैं, सर हमारी वैल्यू डिक्रीज हुई है, 11 लाख रुपए हुई है, 12 से कितनी हो गई, 11 हो गई। ओके, तो सर हम अपने एसेट को क्रेडिट कर देंगे 1 लाख रुपए से, और अभी हमारे पास में रिवैल्यूएशन रिजर्व है 2 लाख रुपए का, जिसमें से कि 1 लाख हमने एडजस्ट कर दिया। ये रिवैल्यूएशन रिजर्व हमने 1 लाख रुपए के लिए एडजस्ट कर दिया। ठीक है सर, अब इसका केस 4 नहीं है, ये केस है नेक्स्ट है सब्सीक्वेंट ईयर। एरो देख लेना कहां से निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, ऊपर से नहीं निकल रहा। कहने का मतलब वो 4th केस नहीं है, ये इसी का सब्सीक्वेंट ईयर। अब सब्सीक्वेंट ईयर में हमें पता लगा कि हमारी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गई कितनी, 10,50,000 रुपए हमारी वैल्यू हो गई। तो कितने का डिक्रीज आया, पिछला कितना था सर, 11 लाख था,
11 लाख से डिक्रीज होकर के, देखो सब्सीक्वेंट ईयर लिखा ना, मैंने 12 से कंपेयर नहीं किया उसको, ठीक है जी। अब मैंने किससे कंपेयर किया, लास्ट वैल्यू से, जो केस 3 में थी। 11 से 10,50,000 पहुंच गई, कम हो गई, कोई बात नहीं। 1.5 लाख से एसेट को क्रेडिट कर दिया, और रिवैल्यूएशन रिजर्व में अभी कितना पड़ा हुआ था सर, 1 लाख रुपए पड़ा हुआ था, उसको बुलाओ फर्स्ट प्रेफरेंस पे, और सेकंड प्रेफरेंस P&L को दो, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको और फिर इसको, ठीक है जी। ये था हमारे पास में, ये हमारा था टोटल PPE, ठीक है जी, रिवैल्यूएशन ऑफ PPE। ये टॉपिक हमारा यहीं पे ओवर हो जाता है।